Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for board, JEE and NEET examination. तो बच्चों आज से क्लास पे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली कितने डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपका थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत ही बेहतरीन वे में देखा कि हिस्ट्री ऑफ इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो कि मैक्सिमम बच्चों का गलत कंसेप्शन होता है, उसको मैंने क्लियर किया, पूरा स्टोरी बताया इमेजिनरी नंबर से, क्यों हमने पढ़ा, क्यों उसका नीड अराइज हुआ, सब कुछ देखा हमने फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर मैंने एक सेशन और लिया उसके बाद, जहां पे मैंने बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सब कुछ के बारे में मैंने बात किया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए बेसिक आयोटा के ऊपर में, जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, या फिर आप बोल सकते हो कि वो जो क्वेश्चन थे वो बस बेसिक को समझने के लिए क्वेश्चंस को मैंने पिक किया था, सो दैट आपका एक बेसिक आइडिया अच्छा बन जाए। ओके, तो आज का जो क्लास शुरू होना है दैट इज बेसिकली व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो आप। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके चलो हम शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, कई बार x प्लस आई वाई। फिर आप अगर पढ़े हो तो आपको आइडिया होगा, फिर हम लोग उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, है ना, पोलर फॉर्म। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इस फॉर्म में लिखते हैं। यूलर्स फॉर्म होता है जिसमें हम लोग cos थीटा प्लस आई sin थीटा को e टू द पावर i थीटा से रिप्लेस करते हैं, व्हिच इज नथिंग बट द बेसिक आपका यूलर्स फॉर्मूला जो होता है, जिसको हम लोग यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो तीन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। आज से क्लास में जो मैं बेसिक बात करने वाला हूं दैट इज बेसिकली द कार्टेशियन फॉर्म, है ना। पहला जो हम लोग बात करने वाला है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा देखो आपका। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में वैसे तो इसका आइडिया मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक सा बता ही दिया था, तो आपको इतना ज्यादा तो प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म क्यों होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग जो प्लेन की बात करेंगे, जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉस प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है आपका, ये हो गया आपका एक रियल एक्सिस जहां पे आप रियल पार्ट को प्लॉट करोगे, और ये आपका क्या हो जाता है, इमेजिनरी एक्सिस, जहां पे आप इमेजिनरी नंबर वाले पार्ट को प्लॉट करते हो। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है, क्यों ऐसा हमको जरूरत पड़ा कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोल दिया रियल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को बोल दिया इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा ही क्यों किया, कुछ और भी तरीका हो सकता था। ऐसा करने से हमको क्या बेनिफिट मिला, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 प्लस 3i, है ना, 2 प्लस 3i, तो हम कैसे प्लॉट करते हैं उसको, 1 2 along this, 1 2 3 along this, मतलब यहां पर आएगा लगभग कहीं पे, है ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं लेट इट बी पॉइंट p 2,3, है ना। समझ गए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो z इज इक्वल टू हाउ मच, 2 प्लस 3i, या फिर आप एक p दे दो, इसका नाम p पॉइंट है, पॉइंट का नाम p है भाई, इतने सारे पॉइंट है, आपने p लग दिया। आप बोलोगे कि सर आपने अगर p रख दिया सर और ढेर सारे पॉइंट हो गए, तो सर आप p1 p2 p3 p4 कुछ भी रख दो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। तो ये पॉइंट p हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, मतलब 2 along the x एक्सिस, 3 along the y एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, आर्गन प्लेन, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, गॉस प्लेन भी बोलते हो। ठीक है, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, ये सब कुछ नया चीज नहीं है, मैं पढ़ा चुका। अब देखो यहां पे अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, तो यहां पे दो टर्म्स उभर के आते हैं। देखो अब दो टर्म क्या, ध्यान से समझना। ठीक है, एक आता है आपका मॉड्यूलस, एक आता है आपका मॉड्यूलस, ठीक है, और जो दूसरा आता है दैट इज बेसिकली द आर्ग्यूमेंट। आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ा है तो। अब मैं बताता हूं देखो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, देखो अब देखो मॉडुलस और आर्गुमेंट, यहाँ पे दो टर्म उभर के आते हैं। अब ये दो टर्म को आपको सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको क्यों पढ़ते हो। अब देखो ध्यान से सुनना, बस कहानी को सुनो। ठीक है, मैं इसलिए हमेशा ये एफर्ट देता हूं ना कि आप पढ़ाई के साथ साथ चीजों को ऐसे ग्रैब करो ना कि आपको मजा आए। मतलब इट शुड नॉट बी ओनली टू लर्न थिंग्स एंड टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि उसके बियॉन्ड भी कुछ हो जो आप लोग एंजॉय करो। ठीक है, डन। तो चलो देखो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका मॉडुलस है और आर्गुमेंट है। अब देखो मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बस सुनते रहो अभी ध्यान से, इतना आसान नहीं होगा, मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग करने वाला हूं आपके लिए, छोटा सा पॉइंट देके, है ना। वैसे इसमें इंटरेस्टिंग करने वाला वैसा कुछ नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट, इसको समझने का जो तरीका है वो मैं अलग तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं आपसे कि अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बेसिकली पता है क्या है, ये दो एक ऐसे पैरामीटर्स है ना जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली प्लॉट करने में मदद करता है ऑन द आर्गन प्लेन। क्या बोला मैंने, ये दो पैरामीटर ऐसे बेसिक पैरामीटर है कि अगर आप चाहते हो, सुनो ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको इस आर्गन प्लेन में प्लॉट करना है यूनिकली, तो आपको ये दो पैरामीटर का जरूरत पड़ेगा। इनमें से अगर एक भी नहीं रहा तो आपके पास 50% इंफॉर्मेशन ही रहेगा। दैट मींस ये जो है ये 50% इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, और ये जो है ये 50% इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। अब कैसे रखता है ये देखते हैं। मैंने क्या बोला आपको, मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स पॉइंट, है ना, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट बोल सकते हो आप, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर उसका जो डिस्टेंस है उसी को आप लोग क्या बोलोगे, मॉडुलस, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो मॉड जेड से, ठीक है। आर्गुमेंट को आप क्या बोलोगे, आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसे लिखते हो। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी लिखते हो, एएमपी ऑफ जेड भी लिखते हो, ठीक है। दिस इज आर्गुमेंट, एएमपी मतलब एम्पलीट्यूड, एएमपी ऑफ जेड, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड और ये मॉडुलस ऑफ जेड, ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। और ये क्या होता है पता है, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड ये बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है ना। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बोलता है, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल ये बना रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये दो जो पैरामीटर है ये क्या करता है, अपने पास 50% इंफॉर्मेशन रखता है और 50% इंफॉर्मेशन ये अपने पास रखता है। अभी क्या है इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपको बोलूं, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये मेरा क्या है, एक आर्गन प्लेन है, ये क्या हो गया आपका रियल हो गया और ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करो, उसका मैग्नीट्यूड ना 5 यूनिट होना चाहिए लेट्स से, है ना। मतलब मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि मैं ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर विजुअलाइज कर रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वो तो कहीं एक जगह पे ही लाई कर रहा होगा। मान लो मैंने कहीं पे भी विजुअलाइज किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, लेकिन कहीं एक ही जगह तो करूंगा ना। मैंने आपको बोला कि आई विल गिव यू, है ना, आई विल गिव यू 500 रुपीज अगर ना आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर दोगे जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है 5 यूनिट। क्या बोला मैंने, मैं आपको 500 रुपीज दूंगा अगर आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं सोच रहा हूं अपने दिमाग में, अगर आप उसको प्लॉट कर दिए। लेकिन मैंने आपको इंफॉर्मेशन कितना दिया, बस इतना बोल दिया कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। दैट मींस मैंने आपको क्या बोला, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 50% इंफॉर्मेशन दिया। एंड यस, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट नहीं कर पाओगे। क्यों, देखो अभी बताता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको चाहिए क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन होता है, उसका मॉड वैल्यू कितना है, 5 है। मॉड वैल्यू कितना है उसका, 5 है, सॉरी। दैट मींस मॉड जेड जो है वो कितना है आपका, 5 है ना। मॉड जेड कितना है आपका, 5 है, ओके। तो अब अगर आपको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन अगर आपका 5 है, तो भाई इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अगर आपको 5 ही चाहिए तो इधर भी हो सकता है 5 यूनिट, अगर आपको 5 चाहिए तो इधर भी हो सकता है 5 यूनिट, सब 5 यूनिट है लेट्स से, ऑल दीज आर 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर सोच रहा था। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल देता कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं सोच रहा हूं उसका जो मॉड वैल्यू है, दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो 5 यूनिट है, और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं सोच रहा हूं वो बनाता है 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, है ना, 60 डिग्री एंगल विद द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट मींस आप क्लियर हो जाओगे कि मैं जो बात कर रहा था वो बेसिकली क्या है, दिस वन। मैं जो बात कर रहा था वो ये है। दैट मींस मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने दिमाग में सोचा वो क्या है, यहां पर है। लेकिन वो कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने आपको क्या बोल दिया, आर्गुमेंट ऑफ जेड भी 60 डिग्री, एंड दैट इज द रीजन ये आपका 50% इंफॉर्मेशन होल्ड करता है और ये आपका 50% इंफॉर्मेशन होल्ड करता है टू डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिकली। एक को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस मतलब हमेशा याद रखना, मॉड जेड आप बोलोगे मतलब क्या, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी आपके दिमाग में ढेर सारा डाउट आ सकता है कि सर अगर मॉड जेड की जगह पे सर मॉड ऑफ जेड -5 हो जाए तो, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो मॉड ऑफ जेड -5, या फिर सर ऐसा हो जाए तो जेड -1 + i। सर अगर ऐसा हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा। दीज आर बेसिकली शिफ्टिंग,
ये सब क्या है आपका शिफ्टिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं सिंपली शुरू किया हूं मॉडुलस का जर्नी, जहां पे मैंने आपको मॉड जेड के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। हैव सम पेशेंस ना, ऐसा थोड़ी है एक दो क्लास में सब सीख जाओगे यार, रुको, टाइम है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 15-20 आवर्स लगेगा, 20 आवर्स मान के चलो, है ना। तो हमको अगर अच्छे से कैप्चर करना तो हमको पेशेंटली मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो ये सब के बारे में अभी बात नहीं करते, अभी हम बस बात करते हैं मॉड जेड के बारे में, जो होता है डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड चीज हमने क्या बोला, आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो बेसिकली हमको क्या देता है, उस लोकेशन बताता है, कितना एंगल पे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिचुएटेड है, वो लोकेटेड है ना। मान लो कि अगर मैं आपको ऐसे बोल देता कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सोच रहा हूं जो ना 60 डिग्री एंगल बना के रखा है, 60 डिग्री एंगल बना के रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये होता है, क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी घड़ी। एक घड़ी में क्लॉकवाइज मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में क्लॉक का वो हैंड मूव करता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं आपको बोल देता कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोच रहा हूं, है ना, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोच रहा हूं जहां पे ये रियल एक्सिस होगा, ये इमेजिनरी एक्सिस होगा, और मैंने आपको बोला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 135 डिग्री बनाता है इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो भाई 135 डिग्री में तो भाई ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है 135 डिग्री में, ये भी हो सकता है 135 डिग्री में, है ना, ये भी हो सकता है 135 डिग्री में। दैट मींस मैंने तो बस आपको एंगल ही बताया, मतलब आर्गुमेंट ही बताया, है ना। तो आपको मैंने 50% इंफॉर्मेशन दिया, तो आपने पता तो लगा लिया उसका डायरेक्शन क्या है, लेकिन लेंथ कैसे पता लगाओगे, तो मैंने आपको बोला ही नहीं। एंड दैट इज द रीजन, हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली डिफाइन करने के लिए ऑन द आर्गन प्लेन यू नीड द हेल्प ऑफ टू वैल्यूज, और वो दो वैल्यूज क्या है आपके, एक मॉड वैल्यू है और दूसरा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आपका बताता है एंगुलर पोजीशन, ये आपका बताता है डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। यही है इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। क्लियर हो गया, मॉडुलस और आर्गुमेंट, ठीक है। चलो अब देखो, मॉडुलस तो एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस इज ऑफ कोर्स ऑलवेज पॉजिटिव, जो मॉडुलस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं। और यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो ध्यान से, कहां गया भाई, हाँ, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, चलो ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, सब कुछ हमको नॉलेज लेना है। ये आपका देखो क्या हो गया, आर्गन प्लेन हो गया, है ना, ये आपका रियल हो गया, अरे भाई हट, हाँ, ये हो गया आपका इमेजिनरी, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पी एक्स कॉमा वाई, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो आई वांट टू नो कि मॉड z का वैल्यू होता क्या है, मेरे को जानना है मॉड z का वैल्यू होता क्या है, ठीक है। चलो ये मेरा हो गया मॉड z, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं इसका वैल्यू क्या है। देखो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉड z बेसिकली क्या होता है, यही होता है, दिस इज माई मॉड z, है ना। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस मेरा कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो x है, ये तो x है। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे y है। तो सिंपल सा बात है भाई, मॉड z कितना हो जाएगा आपका, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस यूज किया आपने, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, आपने पाइथागोरस यूज किया, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस, दिस इज द ऑल्टीट्यूड, तो ये हो गया यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो गया, डन। तो इसीलिए आप बोल देते हो कि अगर z का वैल्यू x प्लस वाई है तो मॉड z कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर z का वैल्यू x माइनस आई वाई होता, तो z का वैल्यू लेट्स से x माइनस आई वाई होता, ठीक है, तो भाई मॉड ऑफ z इन दैट केस ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ दिस इज डन। क्लियर, तो मॉड z के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z के बारे में। देखो ध्यान से, अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z के बारे में बात करूं, तो देखो आर्गुमेंट में स्पेशल चीज क्या है ना, ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ओके, डन, क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आर्गुमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट क्या होता है आपका, डिस्टेंस ऑफ द, सॉरी, द एंगल दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा z यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, मान लो मेरा ये क्या है, z है, z यहाँ पे लाई करता है, और जो एंगल जो है ये लेट्स से मेरा कितना है, 60 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, मान लो, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं बोलूं कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है, अगर वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 बोल सकते हो आप इसको, 60 डिग्री को पाई बाय 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, है ना, आर्गुमेंट ऑफ z जो है, आर्गुमेंट ऑफ z जो है, अगर वो 60 डिग्री है, तो भाई वो तो आपका मतलब पाई बाय 3 प्लस 2 पाई भी होगा, है ना।
फिर वो कितना हो जाएगा π/3 प्लस 4π भी होगा। फिर तो ढेर सारा वैल्यू हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री के साथ अगर आप 2π ऐड करोगे तो फिर आप यहीं पे पहुंच जाओगे, इसके साथ फिर से आप 2π ऐड करो तो फिर आप यहीं पे पहुंच जाओगे, इसके साथ फिर से आप 2π ऐड करो तो फिर से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, है कि नहीं? दैट मीन्स जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस थीटा, है ना? प्लस माइनस भी थीटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सीन क्या बना आपका, है ना? अब यहाँ पे आपका सीन क्या बना, मतलब माइनस रहना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये समझो कि अगर आपका ये थीटा है तो अगर आप उसमें से 2π ऐड करो या 2π सब्ट्रैक्ट करो, है ना? 2π आप ऐड करो या 2π आप सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द सेम आंसर ओनली, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा लिखो और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल दो, ठीक है। दैट विल बी मोर बेटर ना, क्योंकि आप देखो अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री माइनस 2π करो तो भी आप इसी जगह पे ही पहुंचोगे। और आर्गुमेंट का काम क्या है? आर्गुमेंट का काम बस एक ही चीज है कि वो आपको ये बताता है कि वो कहां पे लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, बस उसका पोजीशन जानना है आपको। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना 2 डायमेंशन, उसमें बस उसका पोजीशन जानना है। मॉडुलस क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और आपका आर्गुमेंट क्या बताता है कि वो कितना एंगल बना के लाई कर रहा होगा, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। अब देखो, अब जब ऐसा केस आ गया जहां पे हमको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं दे हैव दिस पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट आता है, वहां पे रिपीट करते हैं खुद को आफ्टर 2π, है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं आपको बोलूं, एक ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आर्गुमेंट जो है उसके ढेर सारे वैल्यूज हो सकते हैं, है कि नहीं? आर्गुमेंट जो है अगर 60 डिग्री है तो भाई 60 प्लस 2π भी उसका एक वैल्यू हो रहा है, 60 प्लस 4π भी उसका एक वैल्यू हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे पता है? आर्गुमेंट के लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैसे हमने डिफाइन किया। देखो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्या है, आपका रियल एक्सिस है, और ये मैं बोलूं कि मेरा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो उसका एंगल 0 है। अगर यहाँ पे लाई करता है लेट्स से 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ये पाई हो गया, है कि नहीं? ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, सुनते रहना ध्यान से, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, आपका आर्गुमेंट ऑफ z, है ना। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, लेस देन 2π, ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए भाई, तो कोर कंसेप्ट को पकड़ो। आर्गुमेंट ये कहता है कि भाई हमको जो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमको एक आइडिया दे, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन ना। अगर मैं बोलता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 10 यूनिट है और वो एंगल बनाता है 230 डिग्री लेट्स से, तो आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं आपको ये मैसेज दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई 10 यूनिट है, ठीक है, चलो 10 यूनिट होगा और एंगल कितना 230 डिग्री, तो ये आपका 180 हो गया, प्लस 50 इसमें ऐड करोगे तो लगभग इधर कहीं पे आएगा, है ना, ऐसे कहीं पे आएगा थोड़ा सा, और ये आपका हो जाएगा 10 यूनिट। तो ये कितना हो गया आपका 10 यूनिट, लेट इट बी एनीथिंग, यूनिट कुछ भी हो सकता है ना। ये 10 यूनिट हो गया और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो दिस इज द एंगल, है ना, दिस इज द एंगल जिसको आपने क्या बोला 225 डिग्री। क्लियर हो गया? यही आप बोल रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है। देखो अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास देखो अभी क्या है यहाँ पे, है ना, मेरे पास क्या है, देखो अब ये वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि बहुत लोग को आइडिया नहीं होता है ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, बट मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पता है कि इस चैनल में हमेशा आपको स्पेशल चीजें जानने को मिलती है जो कि इन डेप्थ ऑफ मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो लाइकवाइज मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आर्गुमेंट को हम चाहे तो 0 से 2π तक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आसान से ले सकते हैं और हमारा आंसर भी करेक्ट आएगा, ठीक है। बट आप स्टिल देखोगे कि बुक में क्या रहता है आपका -π, है ना, लेस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू π। आपने देखा होगा कि आपको ये दिखा रहता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्या रहता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये आपका बुक में रहता है ना। और बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता, और कुछ बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन डाउट किससे पूछेंगे, टीचर से पूछते हैं, टीचर के पास में प्रॉपर आंसर नहीं रहता है। क्या बच्चों को डाउट आएगा ना ऐसा कि सर हम तो इसको भी ले सकते थे, हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन सर फिर भी बुक में ये क्यों लिखा रहता है? क्योंकि भाई -π से π का मतलब क्या हो गया आपका, ये -π देखो ना, ये -π/2, ये -π, तो -π से आपका ये कितना हो गया, दिस हो गया ना। अभी भी तो ये 2π पूरा कवर कर रहा है ना। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम चाहते थे कि हमारा 2π पूरा कवर हो जाए, दैट्स इट, है कि नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस वन, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री, या फिर अगर मैं उसको उल्टा ऐसे देखो और बोलूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा -225 डिग्री। तो 135 डिग्री बोलूं मैं आपको या फिर -225 डिग्री बोलूं, अल्टीमेटली मेरे को पोजीशन तो क्लियर है ना कि मेरा पोजीशन यहाँ पे आ रहा है।
तो अल्टीमेटली तो वही चाहिए ना कि पोजीशन पता चल जाए बस, है कि नहीं। तो आपके पास में दो चॉइस थे, आप या तो 0 से 2 पाई ले लो, है कि नहीं, या तो आप क्या ले लो -पाई से पाई, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया। जनरली आप देखते हो बुक में ये लिखा रहता है, इसका रीजन एकदम सिंपल सा एक रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है इसका, है ना, क्योंकि बोथ आर करेक्ट, है ना, ऐसा नहीं है कि ये आपका गलत है और यही सही है, बोथ आर करेक्ट, लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए लेते हैं, बस एक रीजन है, क्योंकि जब आप z इज टू ए प्लस आई बी लिखते हो ना, जब आप z इज टू ए प्लस आई बी लिखते हो तो यहां पे आर्गुमेंट का जो साइन होता है ना, वो इमेजिनरी नंबर जो है उसके साइन के साथ मैच हो जाता है जब आप ऐसा लेते हो। तो अभी आप आगे देखोगे, मैंने क्या बोला रीजन, जब आप इस वाले फॉर्मेट को लेते हो ना, -पाई से लेकर पाई तक, आप किसी का ये डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं लगाया, सर यहाँ पे लगाया, अरे भाई यहाँ पे कैसे इक्वालिटी लगा दोगे, आप अगर इस पोजीशन को -पाई भी बोलते हो, पाई भी बोलते हो, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना। तो बेटर है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें यहाँ पर आ जाए, आप उसको -पाई बोलो, उसको पाई बोलो, जब भी यहाँ पे आ जाए उसको पाई बोलो ना, बात खत्म हो गया, यहाँ पे पाई बोलो, पाई बोलने का मतलब तो यहीं पर आ गया ना, क्योंकि पाई बोलो या -पाई बोलो बोथ आर सेम, तो आप दोनों कैसे बोलोगे, है ना, इसीलिए आपने पाई को रखा और -पाई को नहीं रखा है, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। सेकंड आपका डाउट ये आ सकता है कि सर अभी आपने क्या बोला, सर समझ में नहीं आया, ये सर क्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आप बोल दिए। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से z इज इक्वल्स टू मेरे पास है 2 - 3i, ठीक है। अब देखो 2 - 3i कहां पे लाई करेगा, ठीक है, 2 - 3i जो है वो कहां पे लाई करेगा, देखो 2 इधर है और -3i, तो ये हो गया 1 2, ये 1 2 3, तो यहां पे लाई करेगा कहीं पे, ठीक है, दिस वन, है कि नहीं, क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं ये देखो, है ना, इसका जो आर्गुमेंट आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, दिस लेट्स से दिस बी माय थीटा, दिस बी माय थीटा, और ये -थीटा हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यहां पे लिखता हूं, है ना, यहां पे मैं लिखता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है दैट इज इक्वल्स टू -थीटा, है ना। अब थीटा का वैल्यू क्या है, मान लो ये कुछ भी आएगा, ये कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2 आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2 आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूं, तो इतना ऐसे करके मत देखो सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दैट मींस आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा और ये आपकी गलती है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो A to Z मुझे फॉलो करो, अगर आपको मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। अगर आप एक चैप्टर उधर देखते हो, एक चैप्टर इधर देखते हो, तो फिर वो गलती पूरी आपकी है ना, क्योंकि आप अपना टीचर चूज करते हो ना, तो गलती आपकी होगी फिर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो आर्गुमेंट ऑफ z कितना, फिर भी देखो सुनो ध्यान से, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आर्गुमेंट ऑफ z की अगर मैं बात करूं तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया, -थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है कुछ तो रहा होगा ना, आई डोंट नो कितना रहा होगा, लेकिन कुछ तो रहा होगा, है कि नहीं, 50 डिग्री 55 डिग्री जो भी रहा होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा -50 डिग्री। दैट मीन जो आर्गुमेंट है वो कितना है, नेगेटिव है। क्यों आया पता है आपको, इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है ना। तो दैट इज द ओनली रीजन कि आप इसको लेते हो, क्योंकि जब भी आप इस वाले फॉर्मेट को फॉलो, क्योंकि देखो अगर ये मेरा -थीटा तो मैं तो ऐसे भी बोल सकता था ना भाई, ये वाला एंगल भी तो ले सकता था ना, क्योंकि अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं, अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं, जैसे कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 2 पाई - थीटा हो जाएगा, 2 पाई - थीटा हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो भी तो मुझे लोकेशन पता चल रहा है ना, तो भी तो मुझे लोकेशन पता है। अल्टीमेटली और आर्गुमेंट का कंसेप्ट क्या है, आर्गुमेंट का बस यही अप्रोच है कि वो आपको लोकेशन बता दे बस, दैट इज द ओनली थिंग। वो तो तब भी आपको बता देगा ना जब आप इस एंगल को लोगे, लेकिन फिर भी आपने इस वाले एंगल को लिया, आपने क्या लिया, इस वाले एंगल को लिया, है ना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते वक्त आपने इस वाले एंगल को लिया, जो कि आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। क्यों, जस्ट टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर थिंग, कि आप जो चाहते हो, ये चाहते हो कि जो z है एक a+ib के बराबर आता है, जो z क्या है a+ib के बराबर आता है, उसमें आप क्या चाहते हो, बस the only thing that you want is कि जो b का साइन है आर्गुमेंट के साइन उसके साथ मैच करे। दैट मीन जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है उसका साइन और आर्गुमेंट का साइन मैच हो। तो क्लियरली अगर कभी भी आप देखोगे कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है अगर वो नेगेटिव है तो आर्गुमेंट नेगेटिव आएगा, सीधा बोल दो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, बट वो एब्सोल्युटली करेक्ट है ऐसा नहीं है। आप अगर इसको फॉलो करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। बार बार बोल रहा हूं, आर्गुमेंट का मतलब होता है जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है वो बताना। मॉडुलस का काम होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिस्टेंस ऑन द ओरिजिन कितना है, बस ये बताना। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज द रीजन, आज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज द रीजन, बुक में क्यों ये दिया रहता है, ठीक है। बुक पे ये दे देते हैं बट लिखते नहीं है रीजन, बट रीजन यही होता है। क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से ना। चलो ठीक है। अब अगर मैं और एक बात करूं आपसे आर्गुमेंट के बारे में, तो आर्गुमेंट बेसिकली होता क्या है, देखो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, है ना, ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। लेट्स से ये मेरा क्या है, सम पॉइंट p x, y, दैट मींस मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, z इज इक्वल्स टू x प्लस i y, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि ये तो मेरा भाई मॉड z होता है ना, ये मेरा क्या होता है, मॉड z होता है, ठीक है। ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है, और ये मेरा क्या होता है, लेट्स से थीटा, इसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। अगर इस ट्राइंगल में देखो आप, tan थीटा कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना,
तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, हाँ देखो cosec sin tan मतलब y बाय एक्स, और थीटा जो होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब मैंने आपको इनवर्स नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर आपने इनवर्स तो पढ़ाया नहीं है, पर ठीक है बेसिक सा अभी समझ लो, इनवर्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो मैथ्स ऐसा नहीं होता है कि आप एक चैप्टर सीख के उसमें सब कुछ सीख जाओगे। मैथ्स आप ना मेरे को जज तब करना जब आप मेरे से सारे के सारे चैप्टर पढ़ लोगे, क्योंकि जब आप सारे के सारे चैप्टर पढ़ लोगे फिर आपको लगेगा कि यार सर जो पढ़ाए थे जबरदस्त वे था, सर ऐसे जो पढ़ाए थे उसका एक रीजन था, कि जैसे आपका हर चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा ना फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा और बहुत ही डिटेल में आता होगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन इनवर्स y बाय एक्स, और थीटा को ही तो आप आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हो ना, इसी को तो आप आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हो, खत्म बात, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग, हो गया क्लियर, बस यही फंडा है बस आर्गुमेंट का, है ना। तो मॉड z जो होता है वो कितना होता है आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है दैट इज बेसिकली व्हाट, जो भी आप थीटा लेते हो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, बस यही दो फंडा था, क्लियर हो गया। अब आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। हम लोग किसको फॉलो करेंगे, दिस वन, हम इसको फॉलो करेंगे माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। क्यों, रीजन बता दिया मैंने आपको, बिकॉज वी वांट टू मैच द साइन ऑफ आर्गुमेंट विद दैट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यही रीजन है बस। कोई भी अगर आपको इन फ्यूचर कभी पूछे तो आप ये रीजन बताओगे, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कुछ मैं क्या करता हूं, एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट वन लेता हूं मैं, ठीक है, 1 प्लस 1i, ठीक है, 1 प्लस 1i, ऐसे ही लिख देता हूं ना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, 1 प्लस 1i, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसका मैं आर्गुमेंट निकालूं, है ना, मैं क्या करूं, आर्गुमेंट निकालूं, मॉडुलस आप निकाल सकते हो, अंडर रूट 2 होगा, आपको पता है मॉडुलस, ठीक है। मैं आर्गुमेंट की बात करता हूं क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट आता है ना। देखो मैं सिंपल फंडा बताता हूं, ठीक है, ये आपका रियल हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, इमेजिनरी, ओके। 1 प्लस 1i मतलब 1 इधर कहीं पे होगा और इधर कहीं पे 1 होगा, दैट मींस दिस वन, क्लियर हो गया, दिस वन हो गया ना, ये भी आपका 1 है और ये भी आपका क्या है, 1 है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिस इज द इमेजिनरी, तो दिस इज बेसिकली 1i, है ना, बट i में नहीं लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट बी माय p 1,1, ठीक है, 1,1, ओके डन। अब अगर मुझे चाहिए लेट्स से आर्गुमेंट, तो मैंने क्या बोला आपको, देखो 0 से लेकर पाई और माइनस पाई से लेके आपका 0, फिर से बोल सकते, मतलब माइनस पाई से लेके आपका कितना पाई हो गया, तो मैं इसको थीटा ले लेता हूं, ठीक है, मैं इसको क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे टेन थीटा कितना आएगा आपको, देखो टेन थीटा कितना आएगा, 1/1, दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 10 पाई/4, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई/4, और थीटा को ही तो आप आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हो ना, थीटा को ही आप क्या बोलते हो, आर्गुमेंट ऑफ z, क्लियर हो गया। दैट मींस अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया तो हम सीधा इस तरीके से कैलकुलेट कर दिए, है ना। अगर ये जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया तो हम सीधा इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया और हमको एंगल कितना मिला, पाई/4, और आपको देख के ही पता चल रहा है ना यार एक्यूट एंगल आएगा, तो आ गया ना एक्यूट एंगल पाई/4, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो, है ना, हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं -2 + 2i है, क्या है आपका, -2 + 2i है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये आपका रियल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 1 2 मतलब -2 + 2i इधर कहीं पे आएगा, है ना, -2 + 2i इधर कहीं पे आएगा, ठीक है भाई। ये तो आपका मॉड z होगा, ये लेट्स से पॉइंट P है और ये -2, 2 है, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये ना एंगल थीटा लेता हूं मैं, ठीक है, ये एंगल क्या लेता हूं मैं, थीटा लेता हूं, बस ध्यान से देखते रहो, ठीक है। आपने बोला कि सर मैं ये एंगल थीटा लूंगा, मैंने बोला कि सर ठीक है, और वही आपका आर्गुमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है भाई आर्गुमेंट तो 0 से पाई के बीच में लाई कर सकते हो, और ये एंगल देख के ही लग रहा है पाई से छोटा होगा तो ये हो सकता है, आप यही फॉलो करोगे, यार थोड़ी करना यार, इसको जैसे भी करोगे गेट योर आंसर, है ना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, है ना। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है जो पाई माइनस थीटा एंगल है वो एक्यूट एंगल है, पाई माइनस थीटा जो है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा जो है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलो हम tan ऑफ पाई माइनस थीटा निकालते हैं, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, हमको पता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा को क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तो एक्यूट एंगल है ना भाई, tan ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आप एक एक्यूट एंगल का निकालोगे दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो tan पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, देखो ठीक है, tan पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 2/2, है ना, मतलब
मॉड ऑफ -2/2। क्यों मॉड लिया मैंने? क्योंकि ये तो एक्यूट एंगल है ना, मैं -2 तो लिख नहीं सकता क्योंकि -1 कैसे आएगा? आप खुद सोचो, अगर मैं लेट्स से मॉड नहीं लगाया होता, मॉड का तो ये यूज होता है ना, मॉड आपको नेगेटिव चीजों से दूर कर देता है ना। अगर मैं यहाँ पे मॉड यूज नहीं करता तो मैं क्या लिखता? -2/2 लिखता। अगर -2/2 लिखता तो कैंसिल होकर तो -1 आता। लेकिन tan ऑफ एक्यूट एंगल हमको नेगेटिव कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए जब भी आप ऐसा अप्रोच को फॉलो करते हो, ध्यान से सुनो, जब भी आप ऐसा अप्रोच को फॉलो करते हो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप यहाँ पे साइन को नहीं लोगे, इसलिए आप मॉड लगा दो सीधा, क्योंकि आपको पता है ये एक ट्रायंगल, आप सब कुछ भूल जाओ, आप क्वाड्रेंट क्या है भूल जाओ, प्लेन क्या है भूल जाओ, बस इस फिगर को सोचो। अगर मैं बोल दूं कि बस ये आपका एक फिगर है जहां पे आपका 2 है, ये भी 2 है, और ये आपका पाई माइनस थीटा आप जिसको बोले हो, जो कि एक्यूट एंगल है, तो आप tan पाई माइनस थीटा क्या लिखोगे? आप 2/2 लिखोगे, बस वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, और ये कितना हो जाएगा आपका π/4, है ना। तो हमको पता चल गया कितना हो जाएगा ये, tan π/4। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल, हमको पता है ना पाई माइनस थीटा एक एक्यूट एंगल है, π/4 भी तो एक्यूट एंगल है ना। तो देयरफॉर पाई माइनस थीटा कितना हो गया आपका? π/4। देयरफॉर थीटा कितना हो गया? देखो पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल्स टू 3π/4 हो गया। और इसी थीटा को तो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हो ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया? 3π/4। 3π/4 मतलब कितना हो गया आपका? 135 डिग्री आई गेस ना। π/4 45 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, हाँ, और 135 डिग्री आया ना। यही तो फंडा है बस। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो बात क्या है, ओवरऑल बस बात ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो आंसर आपका क्या, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपका आंसर कितना आएगा? 0 से लेके π/2 के बीच में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई के बीच में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट तो -π से लेके -π/2 के बीच में, -π से लेके -π/2 के बीच में। फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से लेके 0 के बीच में। खत्म कहानी, यही तो है बस, यही तो आर्गुमेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे देखते हैं कई बार किताबों में आपने देखा होगा लिखा रहता है आर्गुमेंट, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पर होता है -π प्लस थीटा, यहाँ पे होता है माइनस थीटा। बच्चे ये सब देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये सब याद करना पड़ेगा, एग्जाम के पहले रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल फोकस ही नहीं करते हैं। फंडामेंटल क्लियर हो तो बच्चे को इतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ना, अगर वो समझ लिया है चीजों को। हाँ, कि आर्गुमेंट मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन बताओ, एंगुलर लोकेशन बताओ, बस इतना ही अगर उसको समझ में आ गया, फिर तो उसको 10 साल तक याद रहेगा कैसे निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो बस यही चीज होता है बस, है ना। बच्चे यही तो फोकस नहीं करते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट में मेरा क्या है? देखो थर्ड पॉइंट में मैं थर्ड क्वाड्रेंट लेता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब लेट्स से -3 ठीक है। तो ये मेरा कैसा दिखेगा? देखो ये आपका रियल हो गया, ये आपका कितना हो गया? इमेजिनरी हो गया। -3 मतलब 1 2 3, -3 मतलब 1 2 3, इधर कहीं पे आएगा, ठीक है, इधर कहीं पे आएगा। चलो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा P हो गया -3, -3, डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ इट इज, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ओके डन, क्लियर ना। अब देखो, अब मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे, ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे क्या चाहिए आपका? देखो व्हाट डू आई वांट, मैं अगर ये एंगल निकाल लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सर पाई प्लस थीटा। अरे मुझे ये एंगल नहीं चाहिए, मुझे बस ये एंगल चाहिए जिसको मैंने थीटा ले लिया। मेरा मन ना भाई, मैं थीटा ले लेता हूँ उसको, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ तो इसमें tan थीटा निकालो। tan थीटा कितना होगा? देखो आप ये बताओ, आपको थीटा देख के क्या लग रहा है? एक्यूट एंगल दिख रहा है ना आपको? ये तो एक एक्यूट एंगल है। अरे इस क्वाड्रेंट में कहीं पे भी लाई करे, अगर आप इससे मेजर करोगे तो एक्यूट एंगल ही होगा ना, 0 से π/2 के बीच में। अगर एक्यूट एंगल है tan थीटा कितना हो जाएगा? देखो आपको -3/-3, लेकिन एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू आप सीधा लिख दो -3/-3। आप मॉड लगा सकते हो, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? आपका 1 ही मिलेगा। क्यों? -3/-3 को कैंसिल करोगे 1 ही आएगा, या फिर आप -3 का मॉड लो, -3 का मॉड लो तो भी 1 ही आएगा। तो आप मॉड दो नहीं दो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना? tan π/4, है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? π/4 आ गया, थीटा का वैल्यू π/4 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये तो आपने कैलकुलेट किया ना थीटा। अगर मैं आपको बोल देता कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैं सोच रहा हूं जिसका आर्गुमेंट π/4 है, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, बस मैंने आपको फोन लगाया, बोला बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिन करो जिसका आर्गुमेंट π/4 है, तो आप तो इधर इमेजिन करोगे ना भाई, आप तो इधर इमेजिन करोगे, आप इधर थोड़ी करोगे। तो कंट्रोवर्सी मतलब प्रॉब्लम आ गया ना। मैं आपको बोला π/4, आपने इधर इमेजिन किया, लेकिन मैं तो इसके बारे में सोच रहा था। ये गड़बड़ क्यों आया? क्योंकि मैंने थीटा इसको नहीं लिया, मैंने थीटा ना इस एंगल को ले लिया, इस एंगल को। तो मैं क्या करूंगा अभी? मेरा जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो बेसिकली क्या होगा पता है? ये एंगल कितना? -π प्लस थीटा, -π प्लस थीटा, मतलब -π प्लस π/4। ये होगा मेरा आंसर। दैट मीन्स कितना हो गया ये आपका?
3π/4। देखो ये एंगल कितना होता है आपका, -3π/4 होता है कि नहीं। दैट मीन्स मैं आपको π/4 नहीं बोलूंगा, मैं आपको π/4 नहीं, मैं आपको बोलूंगा कितना, -3π/4। और देखो नेगेटिव क्यों आया आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कितना है, नेगेटिव आया कि नहीं, नेगेटिव आना था, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव है कि नहीं। रियल पार्ट से मतलब नहीं है, रियल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, इसलिए आपको आर्गुमेंट भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आप पहले को मिला लो, है ना। इसमें देखो यहाँ पे क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, आर्गुमेंट पॉजिटिव आया होगा, आंख बंद करके देखो, पॉजिटिव 3π/4, समझे। पॉजिटिव मतलब 3π/4, नेगेटिव होता तो -3π/4। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव किधर गया भाई, है ना, ये पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आर्गुमेंट भी पॉजिटिव। यही रीजन होता है आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट को -π से π तक लेते हो, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। चलो अगर मैं फोर्थ ले लू एक, है ना, अगर मैं फोर्थ ले लू तो देखो, तब जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, आप हमेशा यही करना, ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, इसको थीटा ले लो, जो भी आएगा थीटा का वैल्यू, है ना, जो भी आएगा थीटा का वैल्यू अब निकाल लो। अभी आपको देखो π/4 एक सुंदर सा वैल्यू मिल गया, या तो हो सकता है आपको tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4 ही मिल जाए। आपको तो हर एंगल का तो वैल्यू नहीं पता होता ना, आपको पता होता है 0, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है कि नहीं। लेकिन आपको हर एंगल का तो वैल्यू नहीं पता होता है, तो आप ऐसे ही रहने दो ना, tan इनवर्स जो भी आ रहा है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो लेट्स से मैं क्या ले लेता हूं, 4 - 4i, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, नेगेटिव है, तो आपको पता है जो आर्गुमेंट आएगा वो भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ये बात आपको एकदम पक्का है, क्लियर है। अगर इमेजिनरी पार्ट आपने नेगेटिव लिया है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो भी बेसिकली क्या आएगा, आपका जो आर्गुमेंट आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखते हैं ये बात कितना सच है। ये आपका रियल हो गया, ये आपका कितना हो गया, इमेजिनरी, ठीक है। चलो रियल और इमेजिनरी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं 4 - 4i तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, मतलब इधर कहीं पे आएगा, है ना, इधर कहीं पे आएगा, ओके डन। तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ये 0 हो गया, ओके। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, है ना, तो ये कितना हो गया आपका, देखो ये आपका आएगा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बस, ठीक है। ये भी आपका 4 और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ, ये 4 मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया, मैंने मान लिया, आप बोलोगे सही तो माइनस थीटा ले आता, अरे मैं थीटा ले लिया, मैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा कितना आएगा, tan ऑफ थीटा, देखो tan ऑफ थीटा कितना आ जाएगा आपका, 4/4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, tan π/4, है ना। तो जो थीटा है वो कितना आ गया आपका, π/4, थीटा कितना आ गया आपका, π/4, क्लियर हो गया, डन, ओके। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये जो थीटा जो π/4 है वो तो क्लियरली पता चल रहा है, इट कैन नॉट बी अ पॉजिटिव एंगल, इट्स अ नेगेटिव एंगल ना। तो दैट मींस आप आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बोलोगे पता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है आप क्या बोलोगे, -θ दैट इज इक्वल टू -π/4। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इसको पॉजिटिव तो बोलोगे, नेगेटिव, या फिर अगर आपको डाउट ही आ रहा है तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हो, है ना। tan ऑफ यहाँ पे आप -θ लगा सकते हो ना, यहाँ पे tan ऑफ -θ आप लगा सकते हो यहाँ पे, क्लियर हो गया। जब आप tan ऑफ -θ लगाओगे तो ये भी आपको -1 मिलेगा, तो ये भी आप tan ऑफ -π/4 बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको -π/4 मिल जाएगा, दैट मींस थीटा का वैल्यू -π/4 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो आप अगर यहाँ पे लगाना चाहते हो आप यहाँ पर लगाओ, आप अगर चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो, आप देखो बोर्ड्स के लिए तो आप लिख नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स में ऐसा लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू π/4 और थीटा को ये दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा तो नेगेटिव दिख रहा है और आप बोलते हो थीटा के वैल्यू π/4 आ रही है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने गलत कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे tan ऑफ -θ नहीं निकाला था। तो अगर आपको tan ऑफ -θ निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -1 ही लाओगे आप यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है tan ऑफ जब नेगेटिव एंगल आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव आएगा ना, ये सब याद करने की चीज नहीं होती है। tan ऑफ नेगेटिव एक्यूट एंगल मतलब नेगेटिव ऑफ tan ऑफ दैट एक्यूट एंगल, तो नेगेटिव ऑफ tan ऑफ एक्यूट एंगल मतलब नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव व्हिच इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग -1, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग -1। तो आपको -1 मिल जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा बेटर इस मेथड से करो या कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखो, आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होगा, आप कैसे भी यूज करो यार, मैथ्स में ऐसा कोई थंब रूल होता ही नहीं है ना। जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बनती है उस तरीके से आप करो, लेकिन आपका कंसेप्ट पे क्लैरिटी होना चाहिए। समझ गया ना मैंने क्या बोला। आप दिखा रहे हो थीटा का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, आपको पता है थीटा नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव में ही लाके आप क्या कर दिए, पॉजिटिव दिखा दिया, थीटा इज इक्वल टू π/4 व्हिच मेक्स इट डज नॉट मेक मच सेंस। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि उसका वैल्यू नेगेटिव आना था तो आपने बोल दिया कि आर्गुमेंट का वैल्यू कितना होगा, -π/4। आंसर आपने क्या किया, करेक्ट निकाल दिया, लेकिन जो स्टेप है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो उसको सेटिस्फैक्टरी बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि मैं tan ऑफ -θ ही निकालूंगा, है ना, tan ऑफ -θ निकालूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं उस पर प्रोसीड कर सकता हूं, ठीक है।
चलो इसको मतलब -4/4 लिखोगे, ये -1 आ गया, tan ऑफ -π/4, थीटा का वैल्यू -π/4। ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेना, ये tan ऑफ -θ नहीं, ये ऐसे रहेगा ना, ये ऐसे रहेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये ऐसा कैसे रहेगा, है ना। हमको तो क्या लेना है, हमको लेंथ लेना है ना, पहले भी तो हमने किया था ना, पहले भी तो हमने किया था, उसी की तरह आपको बस लेंथ लेना है ना। लेंथ लोगे तो tan π/4, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -π/4, माइनस थीटा इज इक्वल टू π/4, तो थीटा का वैल्यू -π/4। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसमें क्या लेंगे, लेंथ को ही लेके कंसीडर करेंगे। ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ ऑल दिस थिंग्स आर डन। ओके, दिस इज हाउ ऑल दिस थिंग्स आर डन। और इसको भी समझना है अगर आपको, तो और बेटर वे में आप समझ सकते हो इसको। देखो इसको आप क्या कर दो, -θ ले लो, इसको आप -θ ले लो, आप एकदम परफेक्ट मेक सेंस कर रखी हूँ, tan ऑफ -θ, लेकिन आपको पता है भाई -θ एक एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है आपको, उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो पॉजिटिव ही आया, तो जैसा पहले एक्सप्लेन किया मैंने उसको आप फॉलो कर सकते हो, तो यू विल गेट द सेम आंसर ओनली। ठीक है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है, आर्गुमेंट और कुछ नहीं होता है, हवाई बातें जो बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगुलर पोजीशन बताता है, नथिंग एल्स। मॉडुलस कुछ नहीं होता जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द ओरिजिन, काम खत्म, बस यही है। ठीक है, डन। तो आई होप सो आपको क्लैरिटी बन गई होगी, आर्गुमेंट और मॉडुलस की काफी सारी नई चीजें आपने सीखा होगा। तो जब भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखे, मैं बता देता हूं, जब भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखे आपको थीटा सीधा निकाल लेना है, जब भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिखे तो आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा। ठीक है, जब भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखे -π + थीटा, जब भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखे तो माइनस थीटा। ठीक है, और ये जो थीटा, पाई माइनस थीटा, ये सब जो आप ले रहे हो, दीज आर ऑल व्हाट, एक्यूट एंगल्स। पाई माइनस थीटा, -π + थीटा, थीटा माइनस थीटा, दीज आर ऑल एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड करोगे, आंसर निकालोगे। तो बस आपको यही दिमाग में रखना है। ठीक है, और वैसे भी जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लोगे, आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा ना उसका आंसर क्या आने वाला है एंगल का, क्योंकि अगर लेट्स से मैं बोल दूं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, तो आपको पता है भाई ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल जो भी रहेगा -π + थीटा कर दो, लेट्स से दिस भी थीटा, तो -π + थीटा कर दो, आपको एंगल मिल जाएगा। क्योंकि आप एंगल हमेशा इससे ही मेजर करोगे ना, अगर क्लॉकवाइज करोगे तो भी इधर से करोगे, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही आप मेजर करते हो। ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लाई करेगा, आपका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर पाई तक, है ना, ये हो जाएगा। और अगर आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो -π से लेकर कहां तक हो जाएगा आपका, 0 तक। दिस इज द थिंग। क्लियर हो गया, डन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट आपको बोलूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं नंबर वन, अगर मैं आपको बोलूं कि Z1 = Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अब आप ग्राफिकली सोचो, है ना, आप आर्गन प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल बोल रहे हो, तो हमको पता है जो थ्योरेटिकल वाला डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर हम और किसी अलग वे में बोलना चाहें तो क्या होगा पता है, Z1 और Z2 इक्वल का मतलब mod of Z1 is equals to mod of Z2, ये होना पड़ेगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 is equals to आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये भी होना पड़ेगा। ये दोनों क्या होना पड़ेगा। आप सोचो ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफिकली क्या होता है, मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों मिलके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं 100%, तो ये 50% देगा, ये 50% देगा, ये दोनों केस हो गया, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड, अगर हमको आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है, अगर हमको π/2 और -π/2 मिलता है, देन Z is प्योरली इमेजिनरी। क्यों, आप खुद ही सोचो ना, आर्गुमेंट π/2 मतलब ऊपर उधर कहीं लाई करेगा, है ना, आर्गुमेंट π/2 मतलब क्या, इधर कहीं पे लाई किया होगा, इधर कहीं पे, इस एक्सिस पे कहीं पे लाई करेगा π/2 मतलब, तो कितना हो जाएगा आपका π/2, है ना। और अगर आर्गुमेंट ऑफ Z -π/2 मतलब इधर कहीं पे लाई करेगा, इधर भी कहीं पे लाई करेगा, तो -π/2, तो Z को क्या होना पड़ेगा, Z इसको इस एक्सिस पे लाई करना पड़ेगा, और इस एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो Z क्या होगा आपका, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनरी एक्सिस है ना। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, आर्गुमेंट ऑफ Z, अगर मान लो आर्गुमेंट ऑफ Z का वैल्यू आपका 0 और पाई आता है ना, देन Z इज प्योरली रियल। क्यों, देखो सिंपल सा बात है, 0 मतलब वो इधर कहीं पे लाई करेगा, और आपका पाई मतलब कोई नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर, जो कि यहाँ पे आई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 0 का मतलब होता है कोई पॉजिटिव रियल नंबर, पाई का मतलब होता है कोई नेगेटिव रियल नंबर, है ना। आर्गुमेंट ऑफ Z π/2 का मतलब एक आपका इमेजिनरी नंबर होगा जो ऊपर लाई करेगा, -π/2 का मतलब इमेजिनरी नंबर होगा प्योरली, जो कि नीचे की तरफ लाई करेगा। ठीक है, तो दिस आर द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। सब कुछ आर्गुमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, इतना कुछ बता दिया, देखो सब कुछ आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है,
अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ आपका मॉडुलस, है ना, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं कि जो जीरो होता है ना, जीरो जीरो जीरो, जैसे कि ये आपका क्या था रियल एक्सिस, ये आपका क्या था इमेजिनरी एक्सिस, और ये आपका क्या है जीरो है, ठीक है, दिस इज योर जीरो, दैट मींस z इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0 + 0i। तो मॉड z तो जीरो होगा, ये आपको पता है, क्यों, जीरो इज इटसेल्फ द ओरिजिन, एंड ओरिजिन का ओरिजिन से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का सेम पॉइंट से डिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। तो मॉड z जीरो होगा, बट आर्गुमेंट हम डिफाइन नहीं करते इसमें, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z की बात हम नहीं करते हैं, कब, जब z क्या है आपका ओरिजिन इटसेल्फ हो, क्योंकि इसका हमको आर्गुमेंट नहीं बता सकते। आर्गुमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, आप एंगल बताओ कि किस एंगल पे वो लाई करते हैं, एक पॉइंट का आप कैसे एंगल बताओगे, एक अगर पॉइंट है आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर ये ना 40 डिग्री है, मैं बोलूंगा 41 डिग्री क्यों नहीं है, कोई आएगा और एक बंदा बोलेगा 135 डिग्री क्यों नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन का हम लोग आर्गुमेंट डिफाइन नहीं करते हैं, मॉड डिफाइन कर सकते हो, मॉड इज जीरो, है ना, मॉड इज जीरो, थियोरेटिकली भी जीरो, प्रैक्टिकली भी जीरो, ठीक है, बट आर्गुमेंट हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। अब चलो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो फर्स्ट वन जो मॉड z है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, हमेशा होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि मॉड z क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या तो जीरो होगा द ओरिजिन इटसेल्फ, या तो क्या हो सकता है आपका उससे बड़ा हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं डिस्टेंस, तो इट मेक्स सेंस मॉड z ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, माइनस ऑफ मॉड z लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, लेस देन इक्वल्स मॉड z, ये हमेशा ट्रू होगा, चाहे वो रियल पार्ट ऑफ z हो, z क्या है आपका, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये आपका क्या है z है ना, रियल पार्ट ऑफ z क्या है x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपका y है, क्या है आपका, रियल पार्ट ऑफ z जो है दैट इज x है, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है दैट इज क्या है y है, ठीक है। ये होता है रियल नंबर, ये ओवरऑल होता है इमेजिनरी नंबर, बट रियल पार्ट ऑफ z x होता है, रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चाहे वो रियल पार्ट ऑफ z हो या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट मींस x हो या y हो, वो कहां पे लाई करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z मतलब x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो ये ऑफ कोर्स ट्रू हो गई, मान लो आपने x का वैल्यू 2 ले लिया, मान लो आपने x का वैल्यू 2 ले लिया, इसका वैल्यू आपने 2 ही रखा, और ये y का वैल्यू 1 रख लिया, तो ऑफ कोर्स सब बात है ना भाई, नेगेटिव ऑफ सम बड़ा नंबर है और वो उससे बड़ा रह जाएगा, फिर ये इससे बड़ा रह जाएगा, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, है ना, क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं, देखो ये सब क्या है, मैं ज्योमेट्रिकली भी दिखाता हूं, जब मैं ऑफलाइन क्लास होकर मैं पढ़ाता हूं, मैं ज्योमेट्रिकली पढ़ाता हूं, बट मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री पे देखो इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सब कुछ पढ़ा दूं, मतलब आप खुद ही सोचो टेक्निकली, है ना, अगर हम सब कुछ फ्री में पढ़ा देंगे तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, फिर आप खुद ही सोचो, एकदम प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब पे, जबकि मेरे को इतना डिटेल में पढ़ाने को अलाउड नहीं है, स्टिल मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मैं डिटेल में पढ़ा सकता हूं आपको, है ना, जितना पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ तो मतलब पेड के बच्चों को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो ये सब मैं ग्राफिकली बात करता हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैं बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब का पेड कोर्स है तो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन आराम से जेडब्ल्यू के सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो इसलिए मैं सारा प्रूफ नहीं कराऊंगा, जो मुझे लगेगा कि ठीक है बता देता हूं तो मैं विल टेल यू, ठीक है, अदरवाइज आपको नॉलेज तो पूरा ही मिलेगा, डोंट वरी, आप कहीं पे भी जाके घूम के आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म का पावर क्या है, ठीक है, अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, है ना, वो आप खुद जज कर पाओगे बाद में। नंबर थर्ड पॉइंट, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस z कंजुगेट, ये चारों के चारों सेम होता है, आप निकाल सकते हो, z का वैल्यू अगर x प्लस आई वाई है तो z माइनस z का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, तो ये सब वैल्यू सेम होते हैं, आप करके देख सकते हो, ठीक है, ये ऑल द वैल्यूज विल कम आउट टू बी सेम, ठीक है। नंबर 4, z इंटू जेड कंजुगेट दैट इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, ये भी ट्रू होता है, क्यों, देखो अब देखिए फॉर एग्जांपल छोटा सा चीज है, मैं इसको प्रूफ करता हूं, ठीक है, z कितना है आपका x प्लस आई वाई, है, z कंजुगेट कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो z इंटू जेड कंजुगेट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अगर मैं मॉड z की बात करूं तो कितना होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
अगर मैं मॉड z स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं? तो देखो ये देखो और ये देखो सेम आ रहा है कि नहीं, तो बोथ आर कमिंग टू बी सेम। क्लियर हो गया, डन। चलो ये तो नंबर 4 प्रॉपर्टी हो गया। नंबर 5, ठीक है, मॉड ऑफ z1 बाय z2, ये हो जाएगा आपका मॉड z1 बाय मॉड z2, जहां पे आप बोलोगे मॉड z2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे इसको। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको नंबर 6, ठीक है, मॉड z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट 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 डॉट, ये सबको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, z2 z3, ठीक है, डन। इस मॉडुलस प्रॉपर्टी मैंने आपको सेट रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ाया था, जब मैं फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहा था, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी इसके साथ आपके मैच हो जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां पे x क्या होता था, एक रियल नंबर होता था, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दिस। ठीक है, डन, क्लियर। ये हो गया आपका 6 पॉइंट। ठीक है, तो मॉडुलस का आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 में क्या लिखता हूं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं z1 प्लस माइनस z2 प्लस माइनस z3 प्लस माइनस z4 प्लस माइनस डॉट 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 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अभी कैसे हुआ देखो, है ना, आपको डाउट आ सकता है कि आपने सर कैसे लिख दिया ये, है ना। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं मान लूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे z1 प्लस z2 मैंने आपको बोल दिया कि लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है। इसमें ढेर सारे, मैंने बस 2 ही लेके आपको दिखाया। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है ना, प्रॉपर सबसेट होता है। लेट्स से z1 का वैल्यू मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया, मान लो z1 का वैल्यू 2 ले लिया। ठीक है, और अगर मैं z2 का वैल्यू ले लूं -2, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इससे बड़ा हुआ कि नहीं, है कि नहीं, बड़ा हुआ कि नहीं। आप इमेजिन नंबर भी ले सकते हो, उसको 1 प्लस आई ले लो, उसको 1 माइनस आई ले लो, यू कैन डू दैट, ठीक है। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन दिस केस ये बड़ा आया कि नहीं, देखो तो अगर ये दोनों अपोजिट साइन का हो जाएगा तो ये हमेशा इससे बड़ा है, और अगर सेम साइन का हुआ तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर z1 और z2 सेम साइन के हो गए तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेके भी एक चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। z1 प्लस z2 को इसको 1 प्लस आई ले लो, इसको 1 माइनस आई ले लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका mod 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √2 2 इंटू √2, दैट मीन्स √2 टाइम्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा वो। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टीज आर ट्रू। और इसको मैं और भी अलग तरीके से दिखाऊंगा। दिस इज नोन एज द ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, है ना। ये क्या होता है आपका, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्यों बोलते दिखा दूंगा अभी, है ना, आगे जाके मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो ये आपका एक 7वां प्रॉपर्टी हो गया। अगर मैं 8th प्रॉपर्टी की बात करूं, नंबर 8 प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2, है ना, लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस माइनस z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2। ठीक है, जिस तरीके से एग्जांपल लेके मैंने आपको इसके पहले वाला दिखाया, आप सेम वे में एग्जांपल लेके इसको भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इनइक्वालिटी आल्सो होल्ड्स ट्रू। क्लियर हो गया। नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, है ना, 9 की अगर मैं बात करूं, देखो z1 प्लस माइनस z2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना, मुझे ये निकालना है। ये अगर आप करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, चलो मैं कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी आप लिख लेना यहाँ पे, है ना, एक प्रॉपर्टी मेरे को अभी याद आ गया। यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आप z टू द पावर n का मॉड लेते हो लेट्स से, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू मॉड z टू द पावर n। क्लियर हो गया। दिस आर आल्सो ट्रू। ये करो या ये करो, बोथ आर कमिंग टू बी सेम। फॉर एग्जांपल लेट्स से z का वैल्यू आप ले लो x प्लस आई वाई, और आप z स्क्वायर निकालो, है ना, तो कितना आ जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस 2ixy। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से z टू द पावर मतलब z स्क्वायर का मॉड निकालो, है ना, z स्क्वायर का मॉड, तो कितना हो जाएगा आपको, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया ना इसका वैल्यू।
और अगर मॉड जेड टू द पावर स्क्वायर करते हैं आप, है ना, लेट्स से मॉड जेड कितना होगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड जेड रेज टू द पावर 2 करते हैं आप तो कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये आया जो और ये भी आया सेम, है ना, तो इसलिए दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। तो इसको भी लिख लेना एक प्रॉपर्टी, मेरे को याद आ गया तो मैंने करा दिया ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसका वैल्यू कितना होता है, देखो ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हमको पता है कि मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है दैट इज जेड इंटू जेड कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी हमने अभी अभी देखा है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे जब भी हमको ऐसा तोड़ना होगा ना स्क्वायर में, सीधा ए प्लस बी होल स्क्वायर मत कर देना, हमेशा इस प्रॉपर्टी को यूज करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो z1 प्लस माइनस z2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, है ना, क्या करेंगे हम लोग z1 प्लस माइनस z1 प्लस माइनस z2 का कंजुगेट। क्लियर हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो z1 प्लस माइनस z2, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो z1 कंजुगेट प्लस माइनस z2 कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट का प्रॉपर्टी पढ़ा दिया हूं आपको, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो कितना हो जाएगा, देखो z1 इंटू z1 का कंजुगेट हो जाएगा, है ना। ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस लिया होता, यहाँ पे भी प्लस लिया होता तो प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलता। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेता, यहाँ पे नेगेटिव लेता तो भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव जब पॉजिटिव मिलता, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, z2 इंटू z2 कंजुगेट। समझ गए ना क्या बोला मैंने। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिया होता तो यहाँ पे भी प्लस होता, यहाँ पे नेगेटिव लिया होता तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता, है ना। तो मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा प्लस इंटू प्लस करूँ या फिर माइनस इंटू माइनस करूँ, आई विल गेट प्लस ओनली, ठीक है। तो ये हमको मिल जाता। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ ये कितना हो जाता, देखो प्लस माइनस z1 इंटू कितना हो जाएगा, z1 इंटू z2 कंजुगेट, z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस माइनस z2 इंटू z1 कंजुगेट। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, देखो मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में बाहर ले लेता हूं, ठीक है। मान लो ये प्लस होता तो ये भी प्लस होता, ये माइनस होता तो ये भी माइनस होता। तो अगर मैं प्लस माइनस बाहर ले लूं तो अंदर में मिलेगा मुझे क्या पता है, z1 इंटू z2 कंजुगेट, फिर क्या हो जाएगा प्लस z2 इंटू z1 कंजुगेट, यही मिलेगा, है कि नहीं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट। और ये मैं आपको करा दिया हूं कंजुगेट का प्रॉपर्टी, है ना, ये मैं आपको करा दिया हूं बिकॉज दिस, इसको अगर मैं z3 लेता हूं तो ये क्या है z3 कंजुगेट। तो z प्लस z3 कंजुगेट इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ दिस। करा दिया हूं आपको, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा दिया हूं कंजुगेट का प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर से बोल देता हूं, देखो z1 इंटू z2 कंजुगेट को मैं z3 लेता हूं, ठीक है। तो z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट, कंजुगेट कितना हो जाएगा z3 कंजुगेट, है ना। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, देखो z1 कंजुगेट इंटू z2 इज इक्वल्स टू z3 कंजुगेट, ठीक है। इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि z3 प्लस z3 कंजुगेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z3 हो जाएगा। सर ये होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z3, z3 क्या है आपका z1 इंटू z2 कंजुगेट। यही तो लिखा हूं ना मैं वहां पे, देखो ना, यही तो लिखा हूं। सिंपल सा चीज है यार, मैथ्स के साथ खेलो, मैथ्स के साथ ना बस खेलो, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, देखो यहाँ पे, है ना। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया एंड देन दिस विल बी हाउ मच, हाँ ये ऐसे ही रहेगा, दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ना, ये ऐसा हो गया आपका z1 प्लस माइनस z2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना रहेगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 प्रॉपर्टी क्या है, ढेर सारी प्रॉपर्टी होता है जो भी यूज होता है मैं आपको फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस ना। इसको लिखो z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, इसको लिखो z1 माइनस z2 इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, मल्टीप्लाई करो सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर, यही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। नंबर 11, ठीक है। नंबर 11 क्या होगा, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर अगर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर हो गया, देन z1 by z2 has to be imaginary,
क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने क्या बोला, अगर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाए तो Z1 बाय Z2 हैज टू बी इमेजिनरी। क्यों, देखो यहाँ पे, क्योंकि Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर क्या आता है, दिस स्क्वायर प्लस माइनस, मैंने प्लस लिया है तो मैं यहाँ पे भी प्लस ही लिखूंगा, प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट होता है कि नहीं। देखो मैं रीजन बताता हूं यहाँ पे, ठीक है, रीजन क्या है, देखो हमको पता है इसका स्क्वायर होता क्या है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, इसका रीजन, इसका वो क्या होता है, रिजल्ट देखो क्या होता है, ये आएगा आपका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, यही आया कि नहीं। तो मैंने बोला कि ये पार्ट आपका जीरो आ रहा है, ये पार्ट क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, तभी तो आप लिखे ना दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये जीरो आ रहा है ना। तो मैंने बोला ये ओनली पॉसिबल है जब Z1 बाय Z2 क्या होना पड़ेगा, इमेजिनरी होना पड़ेगा। क्यों देखो ध्यान से, अगर Z1 बाय Z2 आपका इमेजिनरी है तो लेट्स से दिस बी I इंटू वाई, ठीक है, तो Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा I Z2Y, क्लियर हो गया, Z1 का वैल्यू कितना हो गया I Z2Y। तो अगर आप ये देखोगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 को क्या लिखोगे I Z2Y, मतलब I Y Z2 इंटू Z2 कंजुगेट, ऐसे लिखोगे। ये कितना हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ I Y मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे Y एक रियल क्वांटिटी था और मॉड Z स्क्वायर भी एक रियल नंबर होता है, मॉड Z, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ I इंटू समथिंग, मतलब रियल पार्ट ऑफ लेट्स से दिस बी I इंटू सम अल्फा, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। I अल्फा, रियल पार्ट ऑफ I अल्फा क्या होता है, जीरो होता है ना, जीरो, तो इसीलिए आपका टर्म जो है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए आप क्या बोलोगे, देखो कंसेप्ट क्या कहता है, ये जो स्क्वायर है वो तो इसके बराबर होगा, लेकिन अगर ये टर्म को आप जीरो बना दिए दैट मींस Z1 बाय Z2 हैज टू बी इमेजिनरी, या फिर वाइस वर्सा क्या बोल सकते हो, अगर Z1 बाय Z2 प्योर इमेजिनरी अगर नंबर आता है तो इन दैट केस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, व्हाई, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी जीरो, कांसेप्ट, ठीक है, डन। चलो नंबर 12 है ना, Z इज यूनिमॉड्यूलर, Z इज यूनिमॉड्यूलर, इसका मतलब क्या होता है पता है, Z इज यूनिमॉड्यूलर मतलब होता है मॉड Z इक्वल्स टू 1, सिंपल सा फंडा है। आगे तक मैं इसके बारे में और बात करूंगा, ठीक है, जब भी Z यूनिमॉड्यूलर होता है तो आप कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है, डन। नंबर 13, अगर मैं बोल दूं कि Z मेरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z क्या है मेरा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर Z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 बाय Z क्या हो जाएगा, उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और Z नॉट इक्वल टू जीरो, Z नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो Z क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं ऑब्जेक्टिव, Z कंजुगेट Z इंटू Z कंजुगेट, इसको मैं लिखूंगा Z कंजुगेट मॉड Z का स्क्वायर, ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कई बार क्या हो जाएगा ऑप्शन में ऐसा दे देंगे, ये नहीं देके आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो Z कंजुगेट मॉड Z स्क्वायर भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक पॉइंट में लिखाना आपको भूल गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अगर Z यूनिमॉड्यूलर है तो मॉड Z क्या होगा, 1 होगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर Z बाय मॉड Z इज ऑलवेज यूनिमॉड्यूलर, इज ऑलवेज यूनी मॉड्यूलर। किसी को डाउट आएगा सर कैसे हो गया सर ये, है ना, तो देख लो कैसे हो गया। मान लो Z का वैल्यू क्या है आपका x प्लस आई वाई, Z का वैल्यू क्या हो गया आपका x प्लस आई वाई, ठीक है। अगर Z का वैल्यू x प्लस आई वाई हो गया तो मॉड Z कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, डन, एग्री करते हो, क्लियर। अगर मॉड Z का वैल्यू x प्लस आई वाई हो जाएगा तो मॉड Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखो Z बाय मॉड Z तो कितना हो जाएगा, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, आ गया ये वाला पार्ट, है ना। अब आप क्या कहते हो कि ये आपका यूनिमॉड्यूलर है, ये यूनिमॉड्यूलर, तो देखते हैं एक बार, अगर इसको यूनिमॉड्यूलर होना है तो इसका मॉड वैल्यू क्या होना पड़ेगा, आपको 1 मिलना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, मॉड ऑफ Z बाय मॉड ऑफ Z, एक बार करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। आया ना यूनिमॉड्यूलर, आएगा यूनिमॉड्यूलर। और वैसे भी आप इस प्रॉपर्टी से भी देख लो, इस प्रॉपर्टी से भी देख लो, इसको भी आप सीधा क्या लिख सकते थे,
ऊपर ले जाओ, मॉड को तोड़ो, ये हो जाएगा। नीचे ले जाओ, मॉड का प्रॉपर्टी यूज करो, मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड भी आपका मॉड जेड ही होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मॉड जेड, ये कितना हो जाएगा मॉड जेड। कैंसिल करो, 1 आ जाएगा। कैसे भी करो, मैं तो बोलता हूँ ना यार, मैथ्स के साथ खेलो। मतलब मैं जब बोर्ड में आता हूँ ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कुछ भी करते रहता हूँ। मतलब जैसे मैं व्हेन आई कम इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, है ना, तो मैं चाहता हूँ यार मेरे स्टूडेंट भी वैसे ही बने, पूरा प्ले करो। मैं मैथ्स को बहुत ज्यादा फील करता हूँ और बहुत एंजॉयमेंट के साथ पढ़ता हूँ। कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, बस प्योर कंसेप्ट। एप्लीकेशन देखो, कहीं पे स्टक कर जाओगे, खुद उसका आंसर फाइंड आउट करो। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो कर पाओगे, अदरवाइज कैसे करोगे, है ना। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो वेरी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। इसके अलावा भी 2-4 प्रॉपर्टीज है जो थ्रू आउट जर्नी अगर कहीं पे यूज होगा मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज डोंट वरी फॉर दैट, है ना, क्योंकि मैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर करूंगा तो कहीं ना कहीं अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। ये मैंने आपको बोला ना, जैसे कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है, ठीक है। ये मैं आपको थियोरेटिकली भी दिखाया था, इसको मैं ऐसे भी आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दूंगा, वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो z1 प्लस z2 और ये हो जाएगा आपका z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट इनटू z2, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अभी तो कराया था ना, सेम तो है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो इज इक्वल्स टू, है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। नाउ हमको ये पता है कि माइनस मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉड जेड होता है कि नहीं। तो देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट इनटू z2, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 कंजुगेट इनटू z2, होगा कि नहीं होगा। दैट मींस ये जो है वो क्या है, या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको, है ना, व्हाट आई कैन राइट, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी कॉल आ रहा था, है ना, z1 प्लस z2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अब जो इसका वैल्यू या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ z1 कंजुगेट इनटू z2, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस वे में लिख सकता हूं मैं, क्यों, ये इसीलिए, अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी था लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आ गया, क्यों, क्योंकि अब हमारा ये जो है इसका वैल्यू जो है वो तो या तो इसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। अगर इसके बराबर हो गया तो इक्वालिटी होल्ड करेगा, या तो उससे कम होगा जो कि आपने दिया है लेस देन का साइन, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड z1 कंजुगेट को मैं मॉड z1 भी लिख सकता हूँ, मॉड z2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, कंजुगेट का प्रॉपर्टी यूज किया, मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड z1 प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर से छोटा है तो बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हो लेस देन इक्वल्स टू इसका स्क्वायर है ना। एंड दिस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लेंथ होता है मॉडुलस, तो ये भी मॉड और ये भी मॉड का सम है तो वो भी पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देयरफॉर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, है ना। देखो मेरा लेक्चर वही बच्चा समझ पाएगा जो मेरा हर लेक्चर को देखा है। अगर आप बीच से उठ के कोई लेक्चर पढ़ने आए हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं बता दिया हूं, ऐसे इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करते हैं। जब मैं सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहा था, जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा तो वहीं पे मैंने बता दिया था, जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाता था मैं, तो है ना। तो इसीलिए जब अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो आपको मेरा A to Z लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स में जबरदस्त कमांड चाहते हो, एक टीचर के लेवल का कमांड चाहते हो, तो आपको मेरा हर एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। आप बीच से देख के अगर जज करोगे चीजों को तो फिर वो तो आपकी गलती है ना, मेरी गलती थोड़ी है। आपको खुद कुछ नहीं आता है बहुत कुछ, लेकिन आप आके 5 मिनट का लेक्चर देख के बोल रहे हो अरे ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, वो ऐसा, तो आपकी गलती है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे होता है दैट मींस मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं ऑलरेडी अपने बच्चे को पढ़ा चुका हूँ तो फिर दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करूंगा इस पे ना, बार बार थोड़ी है कि जिसको पढ़ाऊंगा मैं। वैसे तो पता चला कि 2000 घंटे में मैथ्स ही पढ़ाते रह गया फिर, ठीक है। चलो
तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका ये डाउट आएगा सर इसको ट्रायंगल आपका प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, मॉडुलस में इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं ना, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं, देखो ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूंगा तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा, देखो ये मेरा क्या हो गया रियल एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। लेट्स से ये मेरा एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ मॉड z1। मान लो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है z2, ये मेरा क्या हो गया आपका z2, ठीक है। तो ये अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि वेक्टर तो मैं आपको पढ़ाया नहीं, वेक्टर बाद में पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली जब हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन में रहते हैं ना, तो हम वेक्टर कैसे बताओ, वेक्टर के बारे में अगर किसी को आइडिया है तो रिलेट कर रहा है, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो बस अपने कॉपी में नोट करो, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो मैं इसको यहां से यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं। वैसे आप लोग फिजिक्स में तो थोड़ा तो पढ़े ही होगे ना, क्योंकि फिजिक्स में टीचर तो आपको वेक्टर पढ़ाएगा, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज तो आप पढ़ ही लेते हो, तो आपको आइडिया होगा मेरे ख्याल से, आप ब्लैंक नहीं होगा। ऑल्दो अगर आपने मैथ्स का वेक्टर नहीं पढ़ा, 3D वेक्टर लास्ट में पढ़ाता हूं मैं, तो भी आपको थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया होगा, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका Z2 हो गया, तो ये आपका मॉड Z2 होगा, ठीक है। अगर ये Z1 है और ये Z2 है, तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये मेरा बनेगा वेक्टर एडिशन, है ना। ये मेरा क्या बनेगा वेक्टर एडिशन, और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है इसके अकॉर्डिंगली Z1 प्लस Z2, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है, ये मैं O दे देता हूं, इसको मैं A दे देता हूं, इसको मैं B दे देता हूं, ये B है, ये A है, ये O है, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल OAB में सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है, तो हम ये बोल सकते हैं ना मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 दैट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, है ना। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन व्हाट द थर्ड साइड, है ना। सम ऑफ टू साइड क्या हो जाएगा ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो इसीलिए आप हमेशा इस इक्वालिटी को होल्ड करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हो आप ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, क्या बोलते हो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी या फिर ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस बोलते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो, डन, कोई डाउट नहीं है ना। और ये इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब Z1 और Z2 आप Z1 प्लस Z2 के बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल Z1 का वैल्यू आपने रख लिया 2 और Z2 का वैल्यू आपने रख लिया लेट्स से 3 फॉर एग्जांपल, इस तरीके से आपने रख लिया, ठीक है, Z1 और Z2। तो इन दैट केस यहाँ पे भी 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 प्लस 3 5, और उस केस में इक्वालिटी का साइन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, इफ यू आर टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोला मैंने, इफ यू आर टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, है ना, तो ऐसा ही सीन बनेगा। अगर आप Z का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो 2 डायमेंशन को पूरा कवर करेगा ना। अगर आप Z1 का वैल्यू रियल नंबर लेते हो तो इसी एक्सिस में लाई करेगा, Z2 का वैल्यू अगर रियल नंबर लेते हो वो भी इसी एक्सिस में लाई करेगा, ट्रायंगल बनाने में दिक्कत होगा ना आपको। लेकिन अगर आप इमेजिनरी नंबर लेते हो, Z1 एक इमेजिनरी, Z2 एक इमेजिनरी, तो पक्का वो इस 2 डायमेंशन प्लेन में लाई करेगा, पक्का एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। जब ट्रायंगल फॉर्म होगा तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी तो कहता है ना सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यही तो प्रॉपर्टी आपका मैच हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ ज्योमेट्रिकली इट इज डन। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडुलस। अभी हमने जो भी देखा दिस इज ऑल अबाउट द मॉडुलस थिंग। अब हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में, आर्गुमेंट के बारे में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। जिस तरीके से हमने मॉडुलस के प्रॉपर्टीज देखे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे अभी आर्गुमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। तो यही सब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं आपके, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन में यूज होता है, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो चाहे वो एडवांस के क्वेश्चन हो, हर जगह पे आप देखोगे ये प्रॉपर्टी एवरी नाउ एंड देन आपको यूज होते हुए दिखेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, देखो हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कोई भी टीचर चाहे आपको जितना भी पढ़ा ले ना, जितना भी पढ़ा ले, क्योंकि जब भी हम नॉलेज आपको देते हैं ना, कोई भी टीचर जब एक स्टूडेंट को नॉलेज देता है तो कभी भी कोई स्टूडेंट 100% नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाता है ना। वहां पे हमेशा लॉसेस होती है, क्यों, वाई, बिकॉज एफिशिएंसी 100% किसी चीज का नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब हमने आपको जो भी पढ़ाया आप उसको पढ़े, आप क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जो क्वेश्चंस मैंने करा आपने उसको सॉल्व किए, फिर मैं आपको बाद में रिकमेंड करूंगा आपको और क्या क्या करना है। तो ओवरऑल जब आप सब कुछ करोगे, जब आप सब चैप्टर में अच्छा कमांड रखोगे, तो आप कई बार देखोगे कि इधर के नॉलेज को आप उधर कंबाइन करोगे, उधर के नॉलेज को आप इधर लाके यूज करोगे, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे चीजें आती है और अब मैं क्रॉस कनेक्शन करके कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे को कोई थ्रो कर दे देन एटलीस्ट आई कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, तब जाके वो एटीट्यूड बनेगा, ठीक है, क्लियर। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट में जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो है आर्गुमेंट ऑफ
आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरीके से रहा है अलग से zn है लास्ट वाला, तो आप क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस डॉट 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 आर्ग्यूमेंट ऑफ zn प्लस 2k पाई, ठीक है। और k क्या होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो ध्यान से इस बात को समझो, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करोगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस 2k पाई। इसको आप क्यों लगाते हो पता है, प्लस 2k पाई, इसको लगाने का बस एक ही रीजन है, ताकि k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब k का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 -1 -2 कुछ भी ले सकते हो, जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि जो राइट हैंड साइड हो उसको आप किस में रखो, माइनस पाई से लेकर पाई तक, है ना। राइट हैंड साइड को आपको क्या रखना है, माइनस पाई से लेकर आपको पाई तक रखना है आर्गुमेंट को, है ना। राइट हैंड साइड का, किसका, राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड मतलब इधर वाला। हो सकता है ना कि इसका आर्गुमेंट आपने निकाला हो, माइनस पाई से पाई के बीच में रहा हो, इधर में जब आप निकालोगे तो नहीं रहा हो, होता है कई बार ऐसा, ठीक है। तो इन दैट केस आप के का वैल्यू को क्या करोगे, यूज करोगे। अगर आपको जरूरत नहीं है, मान लो अगर इसका वैल्यू पहले ही आ गया माइनस पाई से पाई के बीच में, आप के का वैल्यू 0 रख दो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा है ना के बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बस ये वहां पे आपको हेल्प करेगा। वी विल सी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वी विल सी दैट, डोंट वरी, ठीक है। बस अभी आप इतना ध्यान रखो, मैंने क्या बोला कि प्लस 2k पाई ऐड करने का यही रीजन है कि आप अगर देखोगे ये वाला अगर माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आता है तो आप उसको क्या करोगे, के का वैल्यू यूज करके उसको आप ला सकते हो। क्लियर हो गया, डन। फॉर एग्जांपल लेट्स से, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका मान लो जो राइट हैंड साइड है ना, आपने क्या किया, इसका आर्गुमेंट कुछ आया, इसका कुछ आया, आपने ऐड किया, और ऐड करने के बाद में मान लो आपको ये इधर मिल गया कहीं पे, लेट्स से ये आपका मिल गया, आपको कितना मिला राइट हैंड साइड में, 225 डिग्री। लेट्स से मान लो कि आपको कितना मिल गया राइट हैंड साइड में, 225 डिग्री। बट हमको पता है, हम तो आर्गुमेंट को माइनस पाई से पाई के बीच में रखते हैं ना, तो 225 डिग्री कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। दैट मींस हम लोग प्लस 2k पाई के जगह पे k का वैल्यू -1 रख देंगे, है ना। k का वैल्यू -1 रख देंगे और 225 डिग्री हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या ले लेंगे, कुछ भी, जो भी, मतलब अकॉर्डिंगली जो भी हमको लेना पड़े, वी विल टेक दैट एंड वी विल ऐड, सो दैट हम माइनस पाई से पाई के बीच में इसको ला सकते हैं। दैट्स इट, बस यही आपका मेन फंडा है ना। ये देखो कि कितना आ गया आपका 180 डिग्री, और ये 45 डिग्री, 225 डिग्री हो गया, है कि नहीं, 225 डिग्री हो गया। अगर आप वहां पे -2 पाई ऐड करोगे, है ना, लेट्स से प्लस 2k पाई ना, प्लस 2k पाई, ठीक है। अब देखो मैं k का वैल्यू ले लेता हूं -1, तो क्या हो जाएगा, 225 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका -135 डिग्री। अब आ गया, देखो ये समझ में आया, अभी आ गया ना, ये देखो दिस वन -135 डिग्री, पर -135 डिग्री इज एक्सेप्टेबल, वाई, क्योंकि ये माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो बस यही उसका यूज है। क्लियर हो गया, फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से आपने इसको ऐड किया, कुछ एक एंगल आएगा, इसको ऐड करोगे, कुछ एक एंगल आएगा, ऐसे सबको ऐड करोगे। मान लो कि ऐड करने के बाद में 225 डिग्री है, मान लो ना आ गया, लेकिन 225 डिग्री को तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जनरली एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में प्लस 2k पाई लगाते हैं। जैसे मैंने प्लस 2k पाई लगाया, k क्या है, इंटीजर है, मेरे ऊपर फ्रीडम है, मैं k का क्या वैल्यू लूंगा, मैंने ले लिया -1। जब मैंने -1 ले लिया तो 225 डिग्री -2 पाई मतलब 660 डिग्री, और ये हो जाएगा -135 डिग्री। और -135 डिग्री आप कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। दैट इज द ओनली पर्पस जो आप देखते हो, 2k पाई वहां पे लगा रहता है, ठीक है। चलो, इसलिए रटना नहीं है, सब कुछ समझना है ना। मैथ्स में तो हर चीज का आंसर होता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पे हर चीज का आंसर है। ये सब आप नोट कर लोगे, ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लोगे ताकि आपको याद रहे आगे। तो अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, हाँ, अब ये भी हो सकता है कोई बच्चा मेरे से ये पूछ सकता है कि सर ये होता कैसे है, पहले तो सर ये बता दो कि सर ये होता कैसे है ना। तो उसके लिए देखो मैं प्रूफ तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बाकी सब आप वैसे ही प्रूफ कर सकते हो, बट इसको प्रूफ करने के लिए जो अप्रोच हम लोग यूज करेंगे वो आता है यूलर फॉर्म पे, है ना। तो अभी हम बस आपको बताते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, आप एक बार देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सॉरी यूलर फॉर्म नहीं, पोलर फॉर्म लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रूफ की बात करता हूं, देखो प्रूफ, ठीक है। लेट्स से z1 इज इक्वल्स टू mod z1 cos θ1 प्लस i sin θ1, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको अब मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं, ये अभी बस आप देख लो कि ये फॉर्म होता है, कैसे होता है बताऊंगा ना, ये कैसे लिखा आपने बताऊंगा मैं, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। ये कैसे होता है मैं एकदम बकायदा बताऊंगा आपको। अभी के लिए बस मान लो कि z एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आप लोग लिखते हो ना x प्लस आई वाई, मान लो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से एज्यूम कर लो, है ना। कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा आपको, अभी के लिए एज्यूम कर लो, ठीक है। z2 जो है उसको मैं बोल देता हूं mod z2 cos θ2
प्लस आई साइन थीटा टू। ठीक है, जब भी आप ऐसे लिखते हो पता है आर्गुमेंट क्या होता है आपका, आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 ये होगा थीटा 1 क्योंकि थीटा 1 एंगल एसोसिएटेड है, और ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना होता है, थीटा 2, है ना। और आर्गुमेंट क्या होता है यार, मतलब सिंपल सा फंडा है ना, आर्गुमेंट जो होता है क्या होता है, ये Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहीं तो प्लेन में लाइक कर रहा होगा, कितना एंगल बना दिया बस। अगर आप रेफरेंस एक्सिस को ऊपर देखोगे तो 0 से पाई होगा, रेफरेंस एक्सिस के नीचे देखोगे तो माइनस पाई से 0 होगा, बस यही इतना बार पढ़ा चुका हूं यार, है ना। अब अगर मैं बोलूं आपको कि Z1 Z2 कितना होगा, देखो Z1 इंटू Z2, तो आप बोलोगे दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा Z1 Z2, और ये देखो कितना हो जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, है ना, प्लस आई cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा 2, माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा 2। क्लियर हो गया, ये आया आपका, है ना, दिस वन आया। ओके, अब देखो इसको आप क्या लिखोगे, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, और इधर आपका कितना हो जाएगा देखो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, इसको मैं सामने लेकर आया, है ना, इसको और इसको सामने लेकर आया मैं। ठीक है, और मैं क्या करूंगा देखो, इसको एंड इसको सामने लेकर आऊंगा, तो क्या हो जाएगा देखो, है ना, प्लस आई हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, ये कितना आया Z1 इंटू Z2, अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा देखो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा देखो, इसका आर्गुमेंट यहाँ पे जो एंगल होगा कोसाइन के साथ या साइन के साथ में वही एंगल लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2। बट थीटा 1 को आपने क्या बोल के आया था, आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, है ना, प्लस 2 के पाई आप लगाते हो, वाई, टू बैलेंस थिंग्स, है ना, टू सॉर्ट आउट थिंग्स आप क्या करते हो, 2 के पाई लगाते हो। क्यों, हम लोग साइक्लिक फंक्शन के साथ डील कर रहे होते हैं, और साइक्लिक फंक्शन के साथ में डील करने के लिए अगर 225 डिग्री है तो आप उसको माइनस 135 डिग्री बोल सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना, यही तो उनका साइक्लिसिटी का नेचर होता है, यही तो हमको बेनिफिट उठाते हैं हम उसका। 225 डिग्री को आप कितना बोल सकते हो, माइनस 135 डिग्री, पाई बाय 2 को आप बोल सकते हो माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 को बोल सकते हो आप 3 पाई बाय 2, सब सेम ही आंसर देंगे आपको, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब सेम ही आंसर देंगे, दैट इज द ब्यूटी, है ना, दैट इज द ब्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, प्लस 2 के पाई क्यों ऐड किया, ताकि राइट हैंड साइड को हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो रेंज है उसमें हम लोग उसको रख सके। ठीक है, डन, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं बाकी तो आपको ऑफकोर्स सब बातें नहीं दिखाऊंगा, सब कैसे प्रूफ करके दिखाऊंगा ना मैं। नंबर 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, ये हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, जस्ट लाइक लॉग प्रॉपर्टीज ना, जस्ट लाइक लॉग में भी आप ऐसे ही प्रॉपर्टीज लिखते हो, Z2 प्लस 2 के पाई। क्लियर हो गया। नंबर 3 देखो, दो तो कर लिया हमने, नंबर 3 देखो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कंजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कंजुगेट कितना हो जाएगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, प्लस 2 के पाई आप लगा सकते हो, लेकिन इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, देखो, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कंजुगेट, ये कितना हो जाएगा, देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इंटू Z कंजुगेट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z का स्क्वायर, है कि नहीं। बट ये क्या है आपका, एक रियल क्वांटिटी है कि नहीं, ये तो एक रियल क्वांटिटी है, तो रियल क्वांटिटी का आर्गुमेंट कितना होगा, मॉड Z स्क्वायर इज व्हाट, रियल नंबर। एक रियल नंबर कहां पे लाई करेगा, अलोंग दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और वहां पे आर्गुमेंट कितना होता है आपका, 0 होता है, तो आप इसको क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। इसीलिए आप बोलते हो कि देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कंजुगेट, इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है, प्लस 2 के पाई ऐड कर सकते हो ना, 2 के पाई तो आप देख ही चुके हो ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, प्लस 2 के पाई आप ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 2 के पाई तो साइक्लिसिटी उसको बताता है ना, अगर 10 डिग्री है तो भाई 10 डिग्री में 2 पाई ऐड करो तो भी करेक्ट आंसर है, माइनस 2 पाई ऐड करो तो भी करेक्ट आंसर है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आप ऐड कर सकते हो उसको। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू n इनटू आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस 2 के पाई। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ दिस थिंग्स कैन बी डन। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज। इसके बाद अगर मैं और बात करूं, नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 की अगर मैं बात कर लेता हूं लेट्स से, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2
इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 अगर है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 अगर होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होना पड़ेगा। दैट मींस व्हाट? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो रास्ते लाई करेगा एंगल पे, आर्गुमेंट ऑफ Z2 भी, मतलब Z2 भी उसी एंगल पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। Z1 जिस एंगल पे लाई करेगा, Z2 भी उसी एंगल पे लाई करेगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूं, है ना, अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूं, दोनों सेम डायरेक्शन पे पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे हो गया देखते हैं, आ जाओ इसको, है ना, ये कैसे हो गया देख लेते हैं। चलो ठीक है, प्रूफ। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको इसका, अगर मुझे प्रूफ चाहिए तो कैसे करोगे, देखो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको पता है क्या होता है? ये वेक्टर में सिखाऊंगा पैरेललोग्राम लो, तो वहां पर आप लिख सकते हो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 मॉड Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 and that is equals to mod Z1 square plus mod Z2 square plus 2 mod Z1 into mod Z2। ठीक है, ये तो पैरेललोग्राम रूल से आते हैं। वेक्टर में मैं आपको प्रूफ करा के भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी बस आप लिख लो, ये यहां से ये कैसे लिखे मैं वेक्टर में दिखा दूंगा। ठीक है, θ1 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1, θ2 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z2, लाइक ऑलवेज, है ना। अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेशन की बात करूं, देखो ये कैंसिलेशन क्या क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर में आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या? इंप्लाइज दैट cos θ1 माइनस θ2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ 0। ठीक है, तो देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू कितना हो गया? θ2 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर θ1 कितना हो गया? θ2। θ1 बेसिकली क्या होता है आपका? आर्गुमेंट ऑफ Z1। θ2 क्या होता है आपका? आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसीलिए मैंने कहा जब भी आपको ये सिचुएशन दिखे, कहीं पे भी क्वेश्चन में दे दे कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। और आप इसको ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हो, ये तो आपका थ्योरेटिकल प्रूफ हुआ ना। अगर इसमें डाउट है तो आप ज्योमेट्रिकली सोचो ना। फिर उसको देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से दिस बी माय Z1, ठीक है, एंड लेट्स से दिस बी माय Z2। अभी थोड़ा देर पहले तो दिखाया हूं ना, और ये मेरा क्या होता है आपका, है ना, मॉड Z1 प्लस Z2। ये क्या होता है आपका? मॉड Z1। ये क्या होता है आपका? मॉड Z2। अब देखो आप ध्यान से, यूजुअली मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 हमेशा इससे बड़ा होगा, लेकिन अगर इसको आप इधर लेते आओ, है ना, मान लो ये जो है इसको ना आप इधर लेते आओ, इधर लेते आओ, इधर लेते आओ, इधर, और इसको भी आप इधर लेते आओ, इधर लेते आओ, इधर लेते आओ, दोनों जब सेम लाइन में होए, और दिस प्लस दिस, अगर दिस प्लस दिस आया तो दोनों को सेम लाइन में ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर दोनों ये सेम डायरेक्शन पे है तभी आप बोलोगे कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, है ना। अदरवाइज तो हमेशा बड़ा आता है ना, ये तो हमको पता है, ये तो हमेशा इससे बड़ा आता है ना। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो तो हमेशा होगा ही ना। ठीक है, चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अब, तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं नंबर 6, ठीक है, तो मॉड ऑफ Z1, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 कहां गया भाई? हाँ, दिस वन इज क्लियर ना। हाँ, ये तो लिखा दिया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नंबर, दिस इज नंबर 5, अगर मैं नेक्स्ट और क्या बात कर सकता हूं यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट बोलूं कि, चलो नेक्स्ट काम करते हैं, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा होना कब पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ही बात, ऐसा होना कब पॉसिबल है, देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू पाई। ये होगा जब भी दिस इक्वल्स टू दिस होगा देन दिस होगा। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसको Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, इसको मैं लिखूंगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2 दैट इज इक्वल्स टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका? -2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ठीक है, अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर cos ऑफ θ1 माइनस θ2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? -1, एंड व्हिच कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई। ठीक है, तो देयरफॉर θ1 माइनस θ2 का वैल्यू कितना आ गया? पाई।
क्लियर हो गया। थीटा वन को आप क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 दैट इज इक्वल्स टू पाई। यही तो आपने लिखा है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सब चीजों को, ठीक है। और ग्राफिकली भी सोच सकते हो, मैं आपको ग्राफिकली सोचने के लिए भी एलिजिबल बना दिया। मैं इसलिए बोलता हूँ ना, देखो यार यूट्यूब का कोर्स है, फ्री कोर्स है, जितना होता है मैं नॉलेज देता हूँ, लेकिन कुछ तो चीजें मैं रखता हूँ और एक्स्ट्रा बात है जो मैं पेट के बच्चों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाने वाला हूँ ना, तो उस तरीके से मैं रखता हूँ और आप समझ सकते हो उस बात को, है ना। क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज जो लोग पैसा दे के भी नहीं पढ़ाते, मैं आपको पढ़ाता हूँ। इतना कुछ मैं आपको पढ़ाया हूँ, सोचो तो थोड़ा तो मतलब बनेगा ना। मतलब मैं पूरा नॉलेज कैसे दे सकता हूँ, मतलब आप सोचो, ये तो समझने वाली बात है ना। जो लोग बाकी आपसे इतना पैसा लेते हैं, 70,000 80,000 लाख लाख रुपए तक लेते हैं, वो भी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा लेक्चर्स पढ़ा हुआ, आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन उठा लो, ट्रिगोनोमेट्री उठा लो, सेट रिलेशन फंक्शन उठा लो, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है वो उठा लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। जो यहाँ के लेक्चर्स में मिलेगा, जो आपके नोट्स में भी नहीं होगा, जहां से भी आप पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। क्लियर। तो ये भी हमने देख लिया प्रूफ, ओके। नंबर 6 नंबर भी डन हो गया। चलो नंबर 7 देखते हैं भाई। नंबर 7 क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं if amplitude of Z is positive, then amplitude of Z minus amplitude of minus Z is equals to how much। क्या बोला मैंने, एम्पलीट्यूड ऑफ Z मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z। आर्गुमेंट ऑफ Z अगर पॉजिटिव है, देन आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z कितना होता है, एक बार देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ये तो रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस। मैं बोलता हूं ना, आप मेरे से एक बार अगर पढ़ते हो ना, और मेरे से अगर कनेक्ट हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, आप मैथ्स के साथ खेलोगे। देखते हो ना, मैं बोर्ड में कैसे करते रहता हूं, जो मन आता है वही करते रहता हूं, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस थिंग। आपको बस कंसेप्ट का बहुत अच्छा क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद यू कैन प्ले विद मैथ्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रियल है, इमेजिनरी है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z आपने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, मान लो कि चलो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, थीटा, ठीक है। अगर ये Z है तो माइनस Z इधर लाई करेगा फॉर श्योर, है ना, एकदम सेम। इसका लेंथ सेम होगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस Z। क्लियर हो जाएगा। और ये जो एंगल है हम कैसे मेजर करते हैं, ऐसे, जब भी नीचे होता है हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, जब भी इसके ऊपर होता है हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, 0 से पाई तक, और यहाँ आपका माइनस पाई से जो भी है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो माइनस पाई प्लस थीटा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये थीटा आपने लिया तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, स्कूल ज्योमेट्री क्लास 8 याद करो, ठीक है। अगर ये थीटा है और ये माइनस पाई है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा, भाई सिंपल सा बात है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z अगर थीटा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z कितना आ रहा है, माइनस पाई प्लस थीटा। फिर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि देखो, अगर Z कितना है, लेट्स से 2 + 3 आई है, ठीक है। 2 पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है कि नहीं। तो माइनस Z कितना हो जाएगा, देखो माइनस Z -2 -3 आई, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो आया कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आया कि नहीं, बस सिंपल सा बात है ना, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z जो है वो कितना आया, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ Z जो है वो कितना आया, थीटा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z जो है वो कितना आ रहा है, देखो मतलब आर्गुमेंट कितना आ रहा है, माइनस पाई प्लस थीटा। अब ये मत बोल देना सर ये तो आपका पाई प्लस थीटा है ना। अरे भाई, जब भी हम आर्गुमेंट इधर मेजर करते हैं, हम तो 0 से माइनस पाई तक मेजर करते हैं ना, तो इसलिए माइनस पाई प्लस थीटा लिखेंगे। तो कितना हो गया आपका, माइनस पाई प्लस थीटा। हमको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z, ये कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई। क्लियर हो गया, डन, ऑल ओके ना। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डू दिस थिंग, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ Z पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रखा आपने। ये कितना हो गया आपका नेगेटिव, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस पाई प्लस थीटा। एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज थीटा, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z इज माइनस पाई प्लस थीटा। एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z कितना हो जाएगा, थीटा माइनस ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू पाई। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं 8वें नंबर की बात करूं, नंबर 8, ठीक है। नंबर 8 में क्या है, देखो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज नेगेटिव, ठीक है, इफ amplitude of Z is negative, in that case then amplitude of Z minus amplitude of minus Z is equals to how much, कितना होगा, ठीक है। ये भी देख लेते आ जाओ, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज नेगेटिव, मान लो ये नेगेटिव है, ठीक है।
ये लेट्स से माइनस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लाई करेगा, अगर ये z है तो ये कितना लाई करेगा, माइनस z लाई करेगा। अगर ये माइनस थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये थीटा हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना है आपका माइनस थीटा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z कितना है आपका पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। क्लियर हो गया, डन। तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा आपका माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, विच इज इक्वल्स टू माइनस पाई। तो ये आएगा आपका माइनस पाई। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ इट इज डन, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपके किसके थे, आर्गुमेंट के थे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जानने हैं अगर आप आर्गुमेंट के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो इन दैट केस आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से प्रोसीड कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर, डन। तो ये मैंने आपको क्या करा दिया आज के क्लास में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, फिर हमने देखा आपका मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखा आपका दिस वन आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको इतना आइडिया है, अगर आपको इतना बेहतरीन आइडिया है, तो आप आराम से जाके आगे कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन मत करो, क्योंकि अभी मैं आपको पोलर फॉर्म पढ़ाऊंगा, पोलर फॉर्म के बाद मैं यूलर फॉर्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद जाके आपको एक अच्छा कमांड मिलेगा सो एज टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्लियर हो गया। तो आज का सेशन में यहीं पे रखता हूँ, जितने प्रॉपर्टीज से मैंने करा दिया, और मीनवाइल हो सकते हैं एक दो प्रॉपर्टी कभी कभी इधर उधर छूट जाते हैं, इतने सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो जहां पे भी वो रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको करा दूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप अगर मेरे थ्योरी के लेक्चर्स देखते हो तो क्वेश्चन का लेक्चर भी देखना मत भूलना, क्योंकि आपको ओवरऑल नॉलेज तभी मिलेगा जब आप मेरा सारा लेक्चर्स देखोगे। कहीं ना कहीं कहां से कौन सा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। डन, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विथ द रिमेनिंग पोर्शन, है ना, अदर फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि वीडियो आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो कि सर आप इसको चेंज कर दो, थोड़ा सा आप ये स्टाइल चेंज कर दो, या सर आप कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हो, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच।